नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। जहां कांग्रेस ने 28 में से 24 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया और बाकी बचे 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मंथन का दौर भी चल रहा है और बीजेपी ने चुनाव के लिए 28 सीटों में से 25 सीटों के लिए अपने रणबांकुरे तय कर लिए हैं। इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार हालांकि किया जा रहा है। उधर बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसमें 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अब धीरे धीरे उपचुनाव का रण सजने लगा है। कांग्रेस ने जहां वचन पत्र के बाद अब बीजेपी के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर देखिए हमारे खास पेशकश उपचुनाव का रण। और उपचुनाव से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम की बैठक हो रही है और सीएम हाउस में यह बैठक हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में मौजूद रहे। डीजीपी एसीएस होम समेत आला अधिकारी भी बैठक में रहे। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस बैठक में समीक्षा की है। और आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने मांग कर डाली है। भोपाल में आचार संहिता लागू करने की मांग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया और कहा है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र भोपाल में मौजूद है। ट्रांसफर पोस्टिंग का फायदा उठा सकती है सरकार। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने मांग की है कि भोपाल में भी आचार संहिता लागू होनी चाहिए। अभी 28 सीटों वाले जिलों में अब आचार संहिता प्रभावी है, क्योंकि भोपाल का जो मंत्रालय है या जो भी राजधानी के जितने भी बड़े प्रशासनिक तंत्र जो है वो भोपाल में बैठा राजधानी में, और अगर उसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करती है सरकार, वो कहेगी कि हमारे पे लागू नहीं हो रहा है ये, तो ये मान के चलिए कि उस चीज़ का अननेसेसरी फ़ायदा ये चुनाव में उठा सकते हैं। आचार संहिता लगाने की मांग नहीं की कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और वहां से लेने वाले मोदी सरकार के निर्णयों के कारण मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। ये हारने वाले हताशा से डूबे हुए कुंठित मानसिकता से, और इस समय तो मानसिक संतुलन भी सारे के सारे कांग्रेस के नेता खो रहे हैं। और शरद हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, कांग्रेस कह रही है कि भोपाल में भी आचार संहिता लागू होनी चाहिए, अपनी दलील है। बीजेपी कह रही है कि ये तो कांग्रेस का डर है, हार का डर है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की और ये कहा है कि दरअसल उन्हें इस बात का अंदेशा है और कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा है कि भोपाल में बैठकर सरकार, क्योंकि वल्लभ भवन भोपाल में है, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर बैठता है, लिहाजा ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर कई और ऐसे काम जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए कि राजधानी भोपाल है, लिहाजा यहाँ पर भी आचार संहिता को लागू किया जाए, क्योंकि ये चुनाव केवल उपचुनाव नहीं बल्कि पूरा राजनीतिक प्रदेश स्पष्ट करने वाला चुनाव है। सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी, इस तरीके का चुनाव है। तो ये एक मांग की गई है। हालांकि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उपचुनाव की एक भी सीट भोपाल ज़िले में नहीं है, लिहाजा यहाँ पर चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक तो आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी। भोपाल ज़िले के संदर्भ में अगर बात करें, क्योंकि जो सीटें हैं वो 28 सीटें अलग अलग ज़िलों की हैं, वहाँ पर आचार संहिता प्रभावी हुई है। तो ये मांग उठाई गई है कांग्रेस की ओर से। निश्चित तौर पर इसका जो काउंटर है वो आना था और बीजेपी की ओर से ये काउंटर आया है और एक तरीके से तंज किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं रजनीश अग्रवाल, उनकी ओर से ये कहा गया कि गनीमत रही कि उन्होंने दिल्ली में आचार संहिता लगाने की बात नहीं की है, क्योंकि वो ये भी कह सकते थे कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं। कांग्रेस को ये डर लग रहा है या इस बात का अंदेशा है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है भोपाल में बैठकर। वहीं बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। अब देखना यह है कि इस मांग को लेकर आयोग का क्या रुख सामने आता है। जी, तो क्या लिखित में ये मांग की गई है या फिर बयान ही शरद दिया गया है? कांग्रेस के आयोग जाकर ये मांग कर रहा है लिखित में कि आचार संहिता लग जानी चाहिए भोपाल?
देखिए बिल्कुल अभी तो मीडिया में उन्होंने ये बयान जारी किया है पीसी शर्मा ने, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उनकी ओर से साफ किया गया है कि वो आयोग जाएंगे, बाकायदा इस बात की मांग करेंगे कि जो आचार संहिता है उसको भोपाल में भी लागू किया जाए। हालांकि ये एक बात है कि जब चुनाव जैसे ही घोषित होते हैं तो सरकारी ऐसे कार्यक्रम जो उस विधानसभा क्षेत्र के जहां पर चुनाव होने वहां के वोटरों को लुभाने के लिए किसी तरीके का कोई फैसला सरकार नहीं ले सकती, तो ये लागू होता है। लेकिन ये मांग करना कि राजधानी में भी आचार संहिता लागू हो, भोपाल में भी लागू हो, और जबकि यहाँ पर किसी सीट पर, इस पूरे ज़िले की किसी सीट पर चुनाव नहीं होना है, तो ये आयोग इस मांग को कितना मानेगा, कितना जायज़ ठहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पूरा मन बना चुकी है कि वो आयोग जाकर विधिवत तरीके से ये अपनी मांग रखेगी। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस विधिवत तरीके से ये मांग रखने वाली है कि भोपाल में भी आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दतिया से खबर आपको बता दें, विवादित बयान पर बरैया ने सफाई दी है और कहा है कि एडिटेड और फेक है ये वायरल वीडियो, मैं चुनाव ना लड़ सकूं इसलिए इसे वायरल कर दिया गया है। लोगों की मंशा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहूं, यह भी लोगों की इच्छा है, इसीलिए ये सब जारी किया गया है। और ये फेक है, झूठा है, एडिटेड है, यानी इसमें कुछ काट छांट कर जोड़ा गया, ये उनका कहना है। भांडेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विवादित बयान नजर आ रहा था। अनुसूचित जाति और मुसलमानों को एक ही माता पिता की संतान बताते हुए सवर्णों को बाहरी बताया गया था, इस वीडियो में सामने आया था। लेकिन अब वो इस पर कह रहे हैं कि ये तो एडिटेड है, फेक है, वायरल वीडियो है और ये झूठा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के वो चक्कर लगाते रहें, इसलिए ये सब किया गया है। मिला मुलू करके इधर के उधर एडिटिंग भी की, तीनों प्रकार का है, वो वैसे फेक ज़्यादा है। अभी मैं वो चाहते तो यही है कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं, उलझ जाऊं और मैं कोर्ट कचहरी का पुलिस का चक्कर लगाता रहूं। पुलिस उन्होंने खरीद ली है, उन्होंने तो सच खरीद ली है, देश बचा नहीं है, देश को खुद ही बेच रहे हैं, तो अब बचा क्या है। अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे। अगर हम लोग मजबूती से आगे तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, तो मुसलमान हमारा भाई है, डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे, खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूल सिंह बरैया के बयान की आलोचना की। उनकी माने तो भगवान ने सबको समान बनाया, सबको न्याय मिलना चाहिए, घृणा की राजनीति का देश में कोई स्थान नहीं है। इस तरह की बात करना ना तो तर्कसंगत है और न ही न्याय संगत। जन्मदिन है, विचारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। और उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 28 सीटों के लिए मंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया है और आज से इसकी शुरुआत भी कर दी गई, जो 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस आयोजन में पार्टी के जिला और प्रदेश प्रभारी शामिल हो रहे हैं, बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया जाएगा। बुरहानपुर में नेपानगर विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त बीजेपी में चले आ रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप आज हो गया। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक मंजू दादू ने पार्टी कार्यक्रम से दूरी बना लेने के साथ ही उनकी पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने या कांग्रेस में शामिल होने की सियासी हलकों में चर्चा गर्म थी। लेकिन सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में पूर्व विधायक मंजू दादू मीडिया के सामने आई और सारे विवाद पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका खून इतना पतला नहीं कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। सुनवाते हैं। छपी हुई खबर का भी खंडन करता हूं। पूर्व में जो सोशल मीडिया पर और अखबारों में छपा उसका भी खंडन करता हूं। बेटी मंजू दादू राजेंद्र दादू की बेटी है और वो एक लक्ष्य लेकर राजनीति कर रही है।
सिर्फ पद के लिए नहीं, अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति। मुझे सुनने को मिला है कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ, तो उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि मेरा खून अभी इतना भी पतला नहीं हुआ कि मैं ऐसे पार्टी में जाऊं जिन्होंने मेरे विधानसभा की धज्जियां उड़ा कर। और मुरैना पहुंची बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए साध्वी ने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने 15 महीने जनता पर अत्याचार किए, उसका बदला जनता इस बार वोटों के जरिए लेगी। 15 महीने तक कांग्रेस का जो शासन रहा, उस शासन में जनता त्राही त्राही कर उठी। कमलनाथ सरकार ने किसानों से किया हुआ वादा कर्ज माफी का उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जहां देखो वहां तोड़फोड़ की, जानबूझकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं के मकान, लीगल मकान तोड़े गए, ट्रांसफर व्यापार किया गया, धर्म की हानि हुई। सतना पहुंचे राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा है कि कोरोना पर नहीं, विकास के मुद्दे पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतेगी। उनकी माने तो विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद से ही बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। उपचुनाव के लिए बीजेपी की लीगल टीम ने भी कमर कस ली है और विधानसभा क्षेत्र में एक लीगल टीम की तैनाती की गई है। यह टीम कांग्रेस उम्मीदवारों पर नजर रखेगी और किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर सीधे चुनाव आयोग में ऑनलाइन शिकायत की जाएगी। लीगल सेल हमेशा वैसे तो तैयार रहती है, चुनाव के दिनों में ज़्यादा और स्फूर्ति उनमें आ जाती, उत्साह आ जाता है। और उस दृष्टि से हम लोगों ने जो 28 विधानसभाओं में चुनाव होना है, लीगल सेल ने सभी विधानसभाओं में 10-10 लोगों की एक टीम गठित कर दी है, जिनमें से 5 लोग मुख्यालय देखेंगे विधानसभा का और 5 लोगों का कार्य रहेगा कि वे फील्ड में जाकर जो फील्ड में अगर कुछ ऐसा कुछ विरोधी कैंडिडेट की तरफ से कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वो उसके अगेंस्ट में तत्काल कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित भी किया है और उनको शिक्षित भी कर दिया है कि किस तरीके से आपको कार्रवाइयाँ करना है। और ऑनलाइन शिकायत करने पर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि उससे एक तो समय बचता है और तत्काल ऑन स्पॉट हम उस पर शिकायत दर्ज कराएंगे। मुख्यालय स्तर पर भी आपने कोई टीम बनाई है जो कि तमाम विधानसभाओं पर मॉनिटर करेगी? जी देखिए, मुख्यालय स्तर पर भी हमने एक टीम बनाई है जो लगातार, जिनको हमने काम सौंप दिया है और 24 घंटे वह टीम के सभी सदस्य जो विधानसभाओं में जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहाँ का उनको प्रभार दिया है, उस विधानसभा से वो लगातार 24 घंटे उसमें संपर्क में रहेंगे। जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी निर्देश होंगे कानूनन, उन सब के लिए वे तत्काल तैयार रहेंगे। ये भी देखा जाता है कि कैंडिडेट को कई जानकारी आचार संहिता से जुड़ी पता नहीं चलती है, तो कई बार ये होता है कि वो गलती कर जाते हैं, तो उसको लेके लीगल सेल ने उनको कुछ बताया है या कुछ उनको कोई मार्गदर्शिका दी है? देखिए, और जो नए हमेशा चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ न कुछ थोड़े थोड़े से परिवर्तन होते हैं, जो सभी को जानकारियां नहीं रहती, कैंडिडेट्स को भी नहीं रहती। तो वो सारे निर्देशों को लेके हमने एक चुनाव निर्देशिका का प्रकाशन करने जा रहे हैं, जो सभी कैंडिडेट्स को रहेगी और वहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनके पास रहेगी, ताकि उनको ये जानकारी रहे कि नए निर्देशों के अनुसार हमें किस हिसाब से आचार संहिता के रहते हुए काम करना है चुनाव में। वो चुनाव निर्देशिका हमारी जा रही। तो इस चुनाव में विशेष रूप से कोविड जैसी महामारी का समय है, तो कोविड को लेकर भी कई दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय ने भी दिए, चुनाव आयोग ने, तो उनको भी हम पूरा करेंगे। इधर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने 11 सितंबर को अपनी पहली सूची में 15 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, जबकि इसके कुछ दिन बाद कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, यानी कि कांग्रेस ने कुल 28 में से 24 उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते भी नहीं खोले। बीजेपी ने अब तक एक भी सीट पर आधिकारिक रूप से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए 25 लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा,
लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांग्रेस के लिए बची हुई सीटों पर उम्मीदवार तय करने में मुश्किलें आ रही हैं। बता दें कि कांग्रेस के अभी भी 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए और मंथन चल रहा है। इन 4 सीटों में मुरैना, मेहगांव, मलेहरा और ब्यावरा विधानसभा सीट शामिल है, जबकि बीजेपी में 3 सीटों के लिए टिकट के लिए बेहद ज्यादा खींचतान है। जो 3 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं, उन पर अब भी सस्पेंस है। आगर सीट पर बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल थे। जौरा और ब्यावरा सीट पर कांग्रेस विधायक थे, जिनके निधन के बाद अब उपचुनाव हो रहा है और इन तीनों सीटों पर बीजेपी के लिए वापसी का मौका है, जबकि कांग्रेस के सामने इन 3 सीटों पर बड़ी चुनौती है। इधर कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर घमासान जारी है। इन सीटों के लिए कई दावेदारों ने टिकट भी मांगा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को जिताऊ चेहरा तलाशने में मशक्कत करनी पड़ रही है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नाम घोषित भी कर सकती है। इधर कांग्रेस में विधानसभा की 4 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक मुरैना, बड़ा मलेहरा, ब्यावरा और मेहगांव सीट के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इन सीटों के दावेदारों से मुलाकात भी की गई है, जहां पर मुरैना सीट के लिए चौधरी राकेश सिंह, राहुल सिंह और हेमंत कटारे ने अपनी दावेदारी पेश की है और इसको लेकर मुकुल वासनिक के साथ मुलाकात की है। तो वहीं बड़ा मलेहरा सीट को लेकर भी मुलाकातों का दौर जारी है। ब्यावरा और मेहगांव सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल कांग्रेस अपने बाकी बचे 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। लाइन है, बहुत ज्यादा हमारे प्रत्याशी हैं, इसलिए थोड़ा सा उसके बावजूद भी हमने तो 24 सीटें डिक्लेयर कर दी। भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाला दम्भ भरती है, वो एक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाए, तो 24 हमने किए हैं और बहुत जल्दी 4 भी हो जाएंगे। देखिए, सारे जगह से हमारे माननीय मुकुल वासनिक जी ने सारे ब्लॉक कांग्रेस और जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को बुलाया था और उनसे बात की है कि कैसे हम ये बेईमान लोगों ने जो धोखे सरकार गिराई है, इनके खिलाफ कैसे हम चुनाव लड़ें। और इधर बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी। इसमें 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। इसके पहले 8 नाम ऐलान कर दिए गए थे और अब 10। कुल मिलाकर बीएसपी 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। और जिन 10 सीटों पर आज नामों का ऐलान किया गया, उसमें कौन कौन से नाम शामिल है और कौन कौन सी सीटें, ये आपको बता देते हैं। भांडेर से महेंद्र सिंह बौद्ध पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की तो भांडेर से उन्हें टिकट मिल गया। महेंद्र सिंह बौद्ध को मैदान में उतारा गया है। तो सांची से पूरन सिंह अहिरवार मैदान में होंगे बीएसपी की तरफ से। ग्वालियर से हरपाल मांझी को टिकट दिया गया। तो ग्वालियर पूर्व से महेश बघेल को मैदान में उतार दिया गया है। काफी सोच समझकर ये प्रत्याशी तय किए गए हैं। बमोरी से रमेश डाबर को टिकट दिया गया। तो सांवेर से विक्रम सिंह गहलोत को उतारा गया है। सुबासरा से शंकर लाल चौहान, मानधाता से जितेंद्र वाशिंदे, ब्यावरा से गोपाल सिंह भिलाला, आगर से गजेंद्र बंजारिया को टिकट दिया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पहले सीटवार मिनी वचन पत्र जारी किया गया और आज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक पेपर आउट हुआ है। इस आरोप पत्र में बीजेपी के पहले 15 साल और हाल के 5 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए और कांग्रेस ने कोरोना आपदा को अवसर में बदलने के आरोप बीजेपी पर लगाए। कांग्रेस ने कहा है कि यह ब्लैक पेपर कांग्रेस पूरे प्रदेश में बांटेगी और जो घोटाले और जो काम हुए हैं इस दौरान वो सारे उजागर करेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही। उन 15 सालों का जो कार्यकाल रहा और उन कार्यकाल में जो असफलता रही, किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, SC ST पर अत्याचार बढ़े और रेत माफिया बढ़ा, भू माफिया बढ़ा, मिलावट माफिया बढ़ा, मिलावटखोरी बढ़ी। ये सारी की सारी घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं। कांग्रेस का ये आरोप पत्र दरअसल कांग्रेस का कांग्रेस के खिलाफ है। हम इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव में जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, कर्जा माफी का मसला हो, तमाम प्रकार की योजनाओं को बंद करने का मामला हो, विकास की परियोजनाओं को ठप करने का मामला हो, अटल प्रोग्रेस वे की
पूरी की पूरी फाइल ठंडे बस्ते में डालने का मामला हो, अस्पतालों का विस्तारीकरण का मामला हो, सुविधा देने का मामला हो, इन सारे मामलों पर कांग्रेस के विरोध में ही तो हम चुनाव खड़ा कर रहे हैं, मुद्दे लेकर जा रहे हैं। इसलिए ये पलटवार करने वाले हैं, ये कांग्रेस को ही कटघरे में खड़े करने वाले। लाइए आरोप पत्र, लाइए जनता में वितरित करिए, जनता इसका जवाब देगी। गांधी जयंती के दिन बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय ढाका राम की शरण में जा पहुंचे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सहभागिता अभियान की बड़े जोर शोर से शुरुआत की गई, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से एक व्यक्ति 1 रुपए की मांग करने वाले हैं। अभियान के तहत विधायक ने 51 दान पात्र बनवाए हैं, जिन्हें पूरे विधानसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है और एक व्यक्ति से केवल 1 रुपए की धन राशि मांगी जाएगी। विधायक निलय डागा के मुताबिक महात्मा गांधी रोज राम जी की भक्ति करते थे और इसीलिए आज उनकी जयंती के दिन इस अभियान की शुरुआत की गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए दान में मिली पूरी राशि की सभी के सामने गिनती की जाएगी और पूरी राशि अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को भेज दी जाएगी। जानते हैं कि आज गांधी जयंती है और गांधी जी की हर सुबह इस प्रार्थना के साथ चालू होती थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रार्थना के साथ उनकी हर सुबह चालू होती थी। तो इतने बड़े राम भक्त के इस जन्मोत्सव के दिन आज अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसके लिए सहभागिता अभियान चालू किया गया है। पहले 17 अगस्त को चालू होना था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं चालू हुआ, इसलिए आज का दिन चुना गया। सबसे बड़े राम भक्त महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन आज ये अभियान चालू गया और ये अभियान पूरी विधानसभा में चलेगा और अगले 2-3 महीने तक के लगातार 51 दान पात्र बनाए गए हैं। इधर बुरहानपुर में कोरोना काल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। अब तक चुनाव ड्यूटी में तैनात अफसर कर्मियों को डाक मतपत्र के जरिए मताधिकार करने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन इस चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में ऐसे 2000 से अधिक मतदाता हैं। तो बुजुर्ग, दिव्यांगों के लिए भी डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है। और बात करेंगे आज के बयानवीर की। तो आज बात बयानवीर की कर रहे हैं। मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में इमरती देवी लोगों से ये बोलती नजर आ रही हैं कि वो अगर चुनाव में हार भी जाएंगी तो भी मंत्री बनी रहेंगी। ये वीडियो डबरा के पिछोर का बताया जा रहा है। बता दें कि इमरती देवी का कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें खुद को डिप्टी सीएम बनाने का बयान भी दे चुकी हैं। सुनवाते हैं आपको। मैंने जन्म लिया है, हर जन्म में मैंने जन्म लिया है, लेकिन इमरती देवी का दिल बहुत बड़ा है। आप जब भी चाहो आजमा लेना। इमरती देवी आपके लिए ढाल और तलवार दोनों ढंग के खड़ी रहेगी। आपकी सुरक्षा के लिए इमरती देवी कभी किसी से नहीं डरती। इमरती देवी मैदान में घूमती है। ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। उपचुनाव के रण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।